नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस अर्थात वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग के अंतर्गत UPI एवं भीम ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये UPI का मैंने एक चित्र आपकी RSCIT बुक से लिया है। UPI की जो फुल फॉर्म है वो होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एग्जाम में कई बार ये पूछी भी गई है कि UPI की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखना होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये UPI की फुल फॉर्म है। और देखिए, ये UPI का एक इंटरफेस है, इसको आप सभी देख लीजिए। वैसे आपने अपनी बुक में ये देख लिया होगा। तो अब हम दोस्तों UPI के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी जो खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है। यानी UPI जो है एक क्या है, भुगतान प्रणाली है जो हमारे देश के जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जिनको हम खुदरा दुकानदार बोलते हैं, उनके लिए ये एक पेमेंट की भुगतान प्रणाली है जिसको राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। ये जो भुगतान प्रणाली है, यानी कि UPI से हम पेमेंट जो हैं, ये स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यानी UPI जो है ये स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। UPI एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड के या नेट बैंकिंग या वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति भी देता है। देखिए, जब हम UPI से पेमेंट करते हैं तो इसके लिए फिर ग्राहक को किसी प्रकार का कोई भी कार्ड का विवरण नहीं देना है, ना ही कोई IFSC कोड डालना है, ना ही कोई नेट बैंकिंग का पासवर्ड या वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज करना है। केवल जो है उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बीच ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से भुगतान करने की अनुमति देता है। UPI एप्लीकेशन जो है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद में
आपको अपना नाम, वर्चुअल आईडी जो भुगतान के पते के लिए होती है, पासवर्ड इत्यादि जैसे विवरण दर्ज कर अपना जो प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता होती है। यानी सबसे पहले हमें यूपीआई एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद में इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना नाम, वर्चुअल आईडी, पासवर्ड जैसे विवरण दर्ज करके यहाँ अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल जो है एक बार हमको बनानी है और जब प्रोफाइल बना लें उसके बाद में एक लिंक आती है, एक विकल्प आता है, उसका नाम है add/link/manage बैंक अकाउंट। इस लिंक पर, इस विकल्प पर हमको जाना होगा और वर्चुअल आईडी के साथ बैंक और खाता नंबर इसमें लिंक कर सकते हैं। यहाँ क्या है, इस लिंक पर जाकर के जो हमारी वर्चुअल आईडी है, भुगतान का पता और जो खाता नंबर है उसको हम इस पे लिंक कर सकते हैं। अब लिंक करने के बाद में यहाँ पे हमको एक एम पिन बनाना होगा, तैयार करना होगा। एम पिन की जो फुल फॉर्म है वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म में भी आपसे ये पूछी जा सकती है। तो हमको यहाँ पे एम पिन जो है तैयार करना होता है, क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं और आपने किया भी होगा, जब भी हम मोबाइल के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए एक पिन जनरेट करना आवश्यक होता है। अब ये एम पिन जनरेट करने के क्या क्या स्टेप हैं, अब हम उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि सबसे पहले उस बैंक खाते का चयन करें जहां से आप ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले हमको बैंक खाते का चयन करना होगा। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण या एम पिन जनरेट करें, इस विकल्प का हमको चयन करना होगा। क्योंकि यहाँ हमको एम पिन जो है जनरेट करना है तो ये विकल्प हमको चुनना होगा। जब हम इस विकल्प को चुन लेते हैं तो उसके बाद में जो हमारा पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर जारीकर्ता बैंक से ओटीपी प्राप्त होगा। जो हमारी बैंक है, अर्थात जिस बैंक में हमारा अकाउंट है और अकाउंट में हम जो एम पिन जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उस जारीकर्ता बैंक से क्या आएगा, एक ओटीपी हमको प्राप्त होगा। फिर अपने डेबिट कार्ड नंबर के अंतिम 6 अंक, जो हमारा डेबिट कार्ड होता है जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, उसके जो लास्ट के 6 अंक हैं और जो एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति तिथि, वो हमको फिर दर्ज करनी होगी। ओटीपी और पसंदीदा संख्यात्मक एम पिन जो भी हमें सेट करनी है उसको दर्ज करना होगा। यानी यहाँ पर हमको अब जो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको, और जो हम एम पिन बनाना चाहते हैं उस संख्या को जो हमारी पसंदीदा है उसको एम पिन के रूप में
हमको सेट करना है उसको दर्ज करना होगा और दर्ज करने के बाद में हमको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ग्राहक जो है एम पिन बदलने के लिए एक उसको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता है जो सक्सेसफुल या डिक्लाइंड का होता है। सबमिट करने के बाद में हमको ये नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। पुराना एम पिन और पसंदीदा एम पिन जो सेट करना है उन दोनों को हमको दर्ज करना होगा और उसके बाद में सबमिट पर हमको पुनः क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद में फिर ग्राहक को एक नोटिफिकेशन सक्सेसफुल का या डिक्लाइंड का प्राप्त होता है। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप आत्म व्याख्यात्मक चरणों का पालन करके पुश का मतलब होता है वर्चुअल पते का उपयोग कर धन भेजना और पुल का मतलब होता है वर्चुअल पते का उपयोग कर पैसे मंगवाने का अनुरोध, ये हम कर सकते हैं। पुश का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान समझ लीजिए कि जो आपने वर्चुअल पता है उसका उपयोग करके अगर धन भेजना है तो हम पुश का प्रयोग करेंगे और अगर हमको पैसे मंगवाना है, धन मंगवाना है तो हम पुल शब्द का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्राप्तकर्ता अर्थात अनुरोधकर्ता को अपने बैंक खाते के क्रेडिट के लिए बैंक से एक नोटिफिकेशन और मैसेज प्राप्त होता है। तो ये जो है यूपीआई के बारे में था और आपने बहुत से लोगों ने इसका अच्छी तरह से यूज भी किया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भीम के बारे में। भीम ऐप का भी आपने यूज किया होगा और आप जानते हैं भीम की जो है फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम जो है ये यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है अर्थात पेमेंट सॉल्यूशन। भीम क्या है, यूपीआई पर आधारित ही एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है जो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यानी भीम ऐप का उपयोग आप तभी कर सकते हैं यदि आपने अपने बैंक खाते में यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है तो। अदरवाइज आप डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भीम ऐप का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें वह सभी भारतीय बैंक शामिल होते हैं जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। यानी तुरंत जो है भुगतान सेवा उसके आधार पर जो प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वो सभी भारतीय बैंक इसमें शामिल हैं और उपयोगकर्ता को किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तुरंत
धन हस्तांतरण करने की अनुमति देते हैं। यानी दो पार्टी जो हैं, एक जो पैसा भेजता है, दूसरी जो पैसा प्राप्त करता है, तो उन दोनों पार्टियों के बीच में तुरंत जो है धन ट्रांसफर करने की अनुमति ये देते हैं। अब भीम ऐप का उपयोग किस तरह से करते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले एंड्रॉयड या iOS उपयोगकर्ता, iOS का मतलब जो है एप्पल के जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, वो भीम ऐप की खोज प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए भीम ऐप को प्ले स्टोर से क्या करते हैं, डाउनलोड के बाद में हमको ये एप्लीकेशन जो है भीम ऐप ये इंस्टॉल करना होगा और अपने भाषा को इसमें चुनना होगा। यदि आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश। भाषा चुनने के बाद ऐप आपको SMS के उपयोग से अपना फ़ोन नंबर सत्यापित करने के लिए संकेत देगा। फिर आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके पास एक SMS आएगा, वो आपको इसको अपना फ़ोन नंबर जो है सत्यापित करने के लिए संकेत देगा। इसके उपरांत फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक आपको वेट करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर आपको 4 अंकों का एक पासकोड दर्ज करना होगा। ये पासकोड जो है आपको याद भी रखना है और एक पासकोड सेट होने के बाद ऐप आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहता है और एक बार बैंक का चयन करने के बाद ऐप आपके फ़ोन नंबर का उपयोग करके आपके विवरण को स्वचालित रूप से उठता है। प्राथमिक बैंक खातों का चयन करें जो आपके सभी लेन देन के लिए उपयोग किया जाना है। अब यहाँ आपको 3 विकल्प ये दिखाएगा। पहला है सेंड यानी कि भेजें, दूसरा विकल्प है रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करें और तीसरा है स्कैन या पे, स्कैन या भुगतान करें। तो ये विकल्प आपको दिखाता है। ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन केवल सत्यापित फ़ोन नंबर के बीच ही संभव है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी को पैसे भेजने के लिए अपने फ़ोन में वह नंबर और स्थानांतरित होने वाली राशि टाइप करें। फिर जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका आप फ़ोन नंबर और जितनी राशि भेजना चाहते हैं वो राशि आपको टाइप करनी होगी। फिर ऐप जो है आपको अपने एमपिन को दर्ज करने के लिए कहेगा। आमतौर पर ये एमपिन जो है 4 या 6 अंकों का एक कोड होता है जो कि मोबाइल ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करता है। तो ये एमपिन जो है आपको दर्ज करना होगा। इस तरह आप अपने फ़ोन नंबर का उपयोग करके किसी से धन मंगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प जो है स्कैन या पे अर्थात स्कैन और भुगतान, ये उपभोक्ताओं को एक क्यूआर कोड का उपयोग करके पैसे हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। आप क्यूआर कोड के जरिए भी उसको स्कैन करके भी
आप पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा आपने कई बार किया होगा। और आजकल तो ज़्यादातर जो है क्यूआर कोड के माध्यम से ही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि स्मार्टफोन या टैबलेट द्वारा डिकोड किया जा सकने वाला एक 2 आयामी काले और सफ़ेद बारकोड होता है। ये क्यूआर जो कोड है ये एक जो है 2 आयामी काले और सफ़ेद बारकोड होता है। और प्रत्येक फ़ोन नंबर का एक क्यूआर कोड होता है। आपने देखा होगा जो प्रत्येक फ़ोन नंबर है उसका एक क्यूआर कोड होता है, जिसे हम होम स्क्रीन पर प्रोफाइल में उसको देख सकते हैं। जो हमारी होम स्क्रीन है उस पर हम इसको प्रोफाइल के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।